चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। आशीष बहेती और प्रशांत सावंत पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही अमोल अठावले और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। मोतीलाल ओसवाल की एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की थीम पर चर्चा करने के लिए मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के होल टाइम डायरेक्टर सीईओ रजत राजगढ़िया और मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ जुड़ेंगे। वहीं टेक्नो फंडा नज़रिए के लिए हम बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के पीएमएस के मैनेजिंग डायरेक्टर आशीष चतुर्मोता से। साथ ही नूपुर बताएंगे कि जुबिलेंट फूडवर्क्स में आज ज़ोरदार तेज़ी क्यों है। एक नज़र ज़रा आज के मार्केट एक्शन पर, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट में शानदार मोमेंटम था सुबह सुबह डाउनसाइड पर, लेकिन अब थोड़ी सी रिकवरी आई है लोअर लेवल से और वही पैटर्न रिपीट हो रहा है जो 2 बार से है। शुरू में एक सेल ट्रेड प्ले होती है 24,450 के स्टॉप के साथ, और फिर एक 24,250 के स्टॉप के साथ एक बाय ट्रेड भी प्ले हो रही है। बैंक निफ्टी में भी वही हुआ, सुबह पहले एक बार के लिए सेल ट्रेड प्ले हुई, फिर लोअर लेवल से रिकवरी की ट्रेड प्ले हो रही है। एक पैटर्न बन गया ये पिछले कुछ दिनों का। हालांकि आज ब्रॉडर मार्केट थोड़ा ख़राब है, मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 200 पॉइंट नीचे है और एडवांस डिक्लाइन जो है वो भी अब ऑलमोस्ट 1:1 पर है। स्टॉक स्पेसिफिक आज भी अच्छे मूव्स हैं, लेकिन जुबिलेंट फूड हालांकि ऑफ आइज है 4% ऊपर, पेज इंडस्ट्रीज 3% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल्स अब शानदार मूव दिखा रहा है 2.5%, मैनकाइंड, पेट्रोनेट, वोडाफोन आइडिया में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, अदानी पोर्ट्स, इटर्नल, एंजल वन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ ठीक ठाक मूव्स हैं। डाउन साइड पर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और नाल्को, दोनों के हमने रीज़न बताए थे आपको आज सुबह बिग स्टॉक्स में कि क्यों ये स्टॉक्स गिरेंगे। सोलार इंडस्ट्रीज़, औरोबिंदो फार्मा, वो वार्निंग लेटर के बाद यहाँ पर गिरावट आ रही है, और इसके अलावा केन्सटेक, प्रीमियर एनर्जीज, एसबीआई कार्ड, जियो फाइनेंशियल रखिएगा। कल भी एक क्लियर कट एक व्यू था कि गैप अप पे चेज मत करिएगा। कल डे लो पर बंद हुआ और आज भी देखें अगर आप तो इसमें गिरावट है करीब करीब 1.5% की। वीरो बिल्कुल, ये थी बाजार की छोटी सी समरी। अब ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। आशीष बहती जी, प्रशांत जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी, और अमोल अठावले, आशीष कयाल फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके आप सभी को नमस्कार। आशीष कयाल जी, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। नमस्कार वीरू और सभी दर्शकों को भी। देखिए यहाँ पर जो पहला ट्रेड होगा वो है एलगी इक्विपमेंट्स में। काफी समय से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और आज के दिन बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया वॉल्यूम्स के साथ में। वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त हो चुके हैं, जो पिछले 10 दिन के एवरेज वॉल्यूम से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 590 का और टारगेट है 640 का। और दूसरा जो स्टॉक है इटर्नल, जिसकी आप चर्चा भी कर रहे थे, ओवरऑल रुझान जो इटर्नल का है वो पॉजिटिव साइड पे ही है और काफी समय के बाद में इसने ये लेवल को भी ब्रेक किया है। तो इटर्नल पे बाय की राय होगी। ऊपर में टारगेट 340 का है, स्टॉप लॉस 313 का लगाना हुआ। ओके, चलिए तो ये हो गए आपकी पहली ट्रेड्स। अमोल जी गुड मॉर्निंग, आपकी 2 ट्रेड्स। जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। बजाज फिंसर के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 2025 के आसपास चल रहा है। टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 2125, स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1985। ओवरऑल मार्केट एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट जोन के आसपास है। यहाँ पे अगर निफ्टी में सेंटीमेंट इंप्रूव होता है तो फाइनेंशियल स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स में एक्टिविटी पॉजिटिव साइड पे बढ़ सकती है। दूसरा स्विगी के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ 282 के आसपास है। 295 300 दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 275 का। स्टॉक कंसोलिडेट हुआ है बट कंसोलिडेशन पॉजिटिव लग रहा है अभी तो। और जिस तरीके का सेटअप है वीकली चार्ट्स पे, यहाँ पे रिवर्सल ड्यू है। अगर रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो एक स्विगी में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रैली पॉजिटिव साइड पे हो सकती है। ओके, स्विगी 280-81 पे आपका एक बाय कॉल। आशीष बहती जी, आपके 2 ट्रेड्स। पहला जो ट्रेड रहेगा वो तो शॉर्ट साइड में रहेगा। आईओसी में बिकवाली की सलाह रहेगी। यहाँ पे मोमेंटम खराब हुआ है तो यहाँ पे बिकवाली की जा सके। 143 का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे नीचे में 136 और 134 तक के टारगेट्स इसमें देखे जा सकते हैं। दूसरा जो है वो खरीदारी की सलाह रहेगी सीमेंस पे। यहाँ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग बना हुआ है तो 3980 का स्टॉप लॉस लगाकर सीमेंस में खरीदारी की सलाह है 4100 और 4200 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, सिमेंस आज ये जो सेक्टोरियल पैटर्न है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिमेंस उसमें आप पिक करते हुए 4030 पे। अब आशीष जी की 2 ट्रेड्स हो गए, प्रशांत जी की ट्रेड्स पिक कर रहे हैं। प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो ये जी फर्स्ट पिक होगा अशोक लेलैंड। मुझे लग रहा है कि जो हाई बना हुआ था एक, जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं, 182, ये शायद टेकआउट हो सकता है, तो बाय करने की सलाह होगी। करंट प्राइस 177-78 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे 172, 172। मेरा टारगेट होगा 188, 190, 188, 190। और नेक्स्ट पिक जो मुझे लग रहा है जहां पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है वो होगा पेट्रोनेट।
तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 275, टारगेट होगा 295। और एक अपडेट देना चाहूंगा वीरू जी, लास्ट ऑप्शन कॉल ऑन द शो जो दिया है मैंने बिफोर टेकिंग ऑफ, अपोलो हॉस्पिटल्स 8800 ऑलमोस्ट टारगेट की तरफ जा रहा है। 125 पे रेकमेंड किया था, 170 डे हाई पे चल रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टॉप लॉस 130 पे लाके रख सकते हैं, तो पोजीशन ऑलरेडी ट्रेलिंग होगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की, जो कि देश की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस में से एक होती है हर साल 17 से 21 अगस्त तक, और एक ग्रैंड हायत में होती है नॉर्मली हर साल ये कॉन्फ्रेंस। इसमें वेल्थ क्रिएशन की थीम, इकोनॉमी की चुनौतियाँ और अवसरों पर बातचीत होती है। हमारे साथ इस कॉन्फ्रेंस की थीम पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के होल टाइम डायरेक्टर और CEO रजत राजघरिया और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ सेल्स गौतम दुग्गड़ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी, पहले तो पार्टी कब है? आपने बताया नहीं कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ सेल्स बन गए हैं। मार्केट में रोज ही पार्टी हो रही है। चलिए, पार्टी तो ले ही लेंगे आपसे कभी। खैर रजत जी, शुरुआत करता हूँ फिर। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है, कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी कंपनियां आप ला रहे हैं और कितने इन्वेस्टर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग अस। इस कॉन्फ्रेंस की थीम हमारी चैलेंजेस टू कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप इंडिया का मार्केट देखें पिछले 2 से 3 साल में, तो काफ़ी चैलेंजेस के थ्रू निकला है, चाहे वो हमारी थोड़ी लो ग्रोथ रही हो, फॉरेन आउटफ्लोज रहे हो, और मुझे लगता है एक हमारा बहुत बढ़िया बेस बन गया है जहाँ पर यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ कंपाउंड होगी और हमारे निवेशकों के लिए काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये हमारा 22वां साल है और नेचुरली ये सबसे बड़ा साल है कॉन्फ्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। करीबन 200 प्लस कंपनीज़ पार्टिसिपेट करेगी, 1200 प्लस इन्वेस्टर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड आ रहे हैं, एंड तकरीबन 18 से 20 हज़ार मीटिंग्स हमने लगाई है 3 दिन के पीरियड में। वीक के लास्ट के 2 दिन में हम इन्वेस्टर्स को अलग अलग शहर, अलग अलग प्लांट्स दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, चाहे वो हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, नागपुर हो। तो ओवरऑल पूरे एक वीक के अंदर इन सारे इन्वेस्टर्स, इन सारी कॉरपोरेट्स की जो आपस में इंटरेक्शंस होगी, मुझे लगता है कि एक काफ़ी अच्छा लोगों को मार्केट का नज़रिया, इकोनॉमी का नज़रिया और कॉरपोरेट सेक्टर का नज़रिया मिलेगा। ओके, गौतम जी, तो कंपनियां कौन कौन सी हैं और कौन सी कंपनियों पर सबसे ज़्यादा आपकी नज़र रहने वाली है जो आज प्रेजेंटेशन करने वाली है या जो अगले 3 दिन में प्रेजेंटेशन करने वाली है? सो अनुज, हर साल हमारे यहाँ 180 से 200 कंपनीज रिप्रेजेंट करती है कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हमारे कॉन्फ्रेंस का जो सबसे यूनिक फीचर होता है वो होता है CEO ट्रैक, जहाँ पे 2 दिन सुबह से लेकर शाम तक एक के बाद एक अलग अलग सेक्टर की कंपनियाँ आके उनके CEOs प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस को। तो इस बार भी हमारे यहाँ 15 CEO ट्रैक्स है। और जैसा कि इंडिया का मार्केट है, बहुत डाइवर्स मार्केट है, हमारा CEO ट्रैक भी उसी डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से 4 CEO ट्रैक्स हैं, डिक्सन है, CG पावर है, अदानी ग्रुप का पैनल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इकस जो एरोस्पेस में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, वो भी वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। कंजम्पशन में हमारे यहाँ 2 ट्रैक्स है, टाटा कंज्यूमर एंड बालाजी वेफर्स के प्रोमोटर रहेंगे जो कि अभी अनलिस्टेड है। फिर आप आइए हेल्थ केयर पे हमारे यहाँ पे पैनल है। फाइनेंशियल्स पे 3 बड़े दिग्गज कंपनियाँ रहेगी, पेटीएम, HDFC AMC और श्रीराम फाइनेंस। तो सारे सेक्टर्स को हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी भी है, कोफोर्ज है, और साथ में सर्वम AI के जो को फाउंडर रहे हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो लगभग सारी थीम्स वहाँ पे रिप्रेजेंट आपको भी जानना चाहता था, क्योंकि सर्वम AI आ रही है, कोफोर्ज आ रहा है, कोफोर्ज स्टैंड आउट IT परफॉर्मर रहा है, HCL टेक ने भी सर्वम में इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट ने काफ़ी रिवॉर्ड किया है उसको। IT में अब क्या थोड़ा सा नज़रिया बदल रहा है आपके हिसाब से? क्या आप इन्वेस्टर थोड़ा पॉजिटिव व्यू ले रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है अभी भी IT में थोड़ा सा आपने लोस से बाउंस देखा है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी लोग काफ़ी कंसर्न्ड है मीडियम टर्म ग्रोथ को लेके। जो AI का डिफ्लेशन है जिसकी वजह से टॉप लाइन में इम्पैक्ट हो रहा है, और सबसे बड़ा सिग्नल है कि हिट काउंट एडिशन नहीं हो रहा है IT में। मुझे लगता है IT में भी आपको बॉटम अप ही देखना पड़ेगा। अभी वो समय चला गया जब निफ्टी में IT का वेट 17-18% होता था 2021 में, अभी 7% वेट हो गया है। वैल्यू ज़रूर है, बट जैसे कि मैं कुछ ग्लोबल इन्वेस्टर से बात कर रहा था लास्ट 1-2 महीने में यूरोप में और एशिया में, ग्लोबली लोगों को ट्रेडिशनल लेगेसी IT में भी
दूसरे जो डेवलप मार्केट के कंपनीज है वो ज़्यादा वैल्यूएबल चीप लगते हैं वैल्यूएशंस पे। जैसे हमारे लार्ज कैप आईटी कंपनीज अभी ट्रेलिंग पी पे 15-16 आ गए, लेकिन ग्लोबली कुछ कंपनीज ऐसी है जो 9-10 के पी पे अवेलेबल है। तो आईटी को मुझे लगता है ग्रोथ के अलावा जो बाकी सारे न्यूज़ फ्लोज है एआई को लेके, जो पूरा एक डिसरप्शन का जो माहौल बना हुआ है वहाँ पे पिछले 2 सालों से, लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी क्लाउड कर रहा है। कुछ इक्का दुक्का कंपनीज रहेंगे बॉटम अप बेसिस पे, जैसे कोफोर जो है वो स्टैंड आउट करेगी, परसिस्टेंट है वो स्टैंड आउट करती है, बट मुझे लगता है ओवरऑल माहौल अभी भी बहुत कॉशियस है, और हम भी अभी अंडरवेट ही है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में आईटी में। ओके, रजत जी, एक बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि एफआईआईज कब आएंगे भारत, और क्योंकि आपके काफ़ी क्लाइंट्स एफआईआईज भी हैं इस समय, हमने कुछ ग्रीन शूट्स देखे पिछले कुछ दिनों में, कुछ एफआई की बाइंग देखी है, लेकिन मैं एक डेटा पॉइंट देख रहा था कि पिछले 6 सालों का या कई सालों का नेट इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। 10 सालों का, हाँ 10 सालों का नेट इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है। ये क्यों हुआ है? क्या हम इसको सिर्फ इस चीज़ पे एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि बाकी मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं इस वजह से, या हमारे यहाँ कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है? फीडबैक क्या कह रहा है आपको? देखिए, जो एफआईआई का पैसा होता है वो जहाँ परफॉर्मेंस होती है वहाँ जाता है। पिछले 3 साल अगर आप ग्लोबली देखें तो पूरा का पूरा थीम न्यू एज एआई डोमिनेंट रहा है। एंड यूएस में आप देखो तो ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन की मार्केट कैप की बहुत कंपनीज बनी है, तो उनके लिए बहुत राइटफुली पैसा वहाँ लगाना जरूरी था, राइट। जब वो थीम वहाँ पर थोड़ी सी रुकेगी, वो मनी वापस कहीं ना कहीं पर फ्लोट होगा, एंड हमको हमारा शेयर का पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। हमको हमारे मार्केट को और अट्रैक्टिव बनाना है फ्रॉम अ ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू, जो बन रहा है, राइट। अगर आप ग्रीन शूट्स बात करें तो एक्चुअली हम जो रोज 3, 5, 7 हज़ार करोड़ की सेलिंग देखने की आदत हो गई थी, एटलीस्ट वो अभी राइट नाउ जीरो हो गया। बिल्कुल, हाँ। पिछले काफी हफ्तों से आप देख रहे हैं कि वो जो सेलिंग नंबर है, 1-1.5 महीने से थोड़ी नेट बाइंग ही है। हाँ, मतलब नेट बाइंग एटलीस्ट वो सेलिंग नहीं है, वो प्रेशर नहीं है, राइट। अभी वो सेलिंग प्रेशर एफआई से हट करके आप बोल सकते हो प्राइमरी मार्केट का आ गया, तो यू आर सीइंग सप्लाई हर दिन कोई ना कोई तरीके से आ रही है। बट जितना हम अपने डेस्क पे या इंटरेक्शंस पे देख रहे हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े एफआईआईज है वो इंडिया का टूर करना शुरू करती है, राइट। और राइट नाउ वो धीरे धीरे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के थ्रू ही अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं, बिकॉज वो भी ग्रोथ के पीछे फोकस करते हैं। तो आपको ना उनका बाइंग बड़ा निफ्टी में नहीं दिखेगा, आपको भी उनका बाइंग बड़ा आउटसाइड निफ्टी दिखेगा। ये जो आप इतने डील्स, ब्लॉक्स, क्यूआईपीस देख रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेशन एफआईआईज का बहुत अच्छा इम्प्रूव हो रहा है, एंड मुझे लगता है दैट विल बी द सोर्स ऑफ मनी फ्लोज फॉर अस इनटू दिस मार्केट। और एक बार लोग वापस मार्केट के अंदर आ जाएंगे तो फिर वो सेकेंडरी मार्केट में भी लगाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। राजा जी, एक जो आपकी मैं लिस्ट देख रहा हूँ कंपनीज की, उसमें एक और नाम स्टैंड आउट करता है, डिक्सन टेक। ये जो डिक्सन स्टोरी रही है भारत की पिछले 10 साल की, एक शायद पीएलआई और मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी स्टोरी रही है। ऐसी कुछ और थीम्स, और इन पर्टिकुलर थीम में अब पिछले 1 साल में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आई है, इस पर आप क्या व्यू रखते हैं? अब सो देखिए, मतलब आप तो मार्केट में दशकों से हैं, राइट। 2 दशक से, 2.5 दशक, तो 2 दशक बोल सकते हैं, राइट। अगर आप कोई भी थीम देखें जो 10 साल प्ले करती है, तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ एबरेशंस आएंगे, राइट। इंडिया में ईएमएस की जो अपॉर्चुनिटी है, ये एक डेकेडल अपॉर्चुनिटी है, राइट। क्या होता है, हमारा मार्केट कभी इतना एक्साइट हो जाता है कि 40 पी को 80 कर देता है। कंपनी की अवस्था ठीक है, बट पी गलत हो जाता है, तो दैट पी हैज़ टू गो थ्रू अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, जो डिक्सन में हुआ है। 18,000 का भाव 10.5-11 हो गया, फिर अब धीरे धीरे रिबाउंड कर रहे हैं। बट ये मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है। आप एरोस्पेस देख रहे हैं, आप टेक्सटाइल देखिए, अभी हमने टेक्सटाइल की एक बड़ी रिपोर्ट निकाली है, ऑटो एंक्स देखिए। आज हम जिस मार्केट के लेवल पर है या इकोनॉमी के लेवल पर है, राइट, मुझे लगता है डाइवर्सिटी ऑफ ग्रोथ इन इंडिया इज गेटिंग वेरी गुड। आपके पास इन्वेस्टेबल ऑप्शंस अब केवल ट्रेडिशनल प्राइवेट बैंक्स, एफएमसीजी, आईटी, कमोडिटीज़ नहीं है। आज हम पहले हम बोलते थे कि हम 12 सेक्टर कवर करते हैं, आज हम 22 सेक्टर कवर करते हैं, एंड आने वाले टाइम में शायद ये और बढ़ेगा। मुझे लगता है ये हमारे मार्केट के लिए बहुत हेल्दी ट्रेंड है। कमिंग टू डिक्सन, वो लीड करता है इस पूरे ईएमएस स्पेस को। उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज कंटिन्यूअसली इंप्रूव की है।
बिल्कुल। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसी आएगी, बाहर की अपॉर्चुनिटी आएगी, वो खड़े हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। एंड इसीलिए मार्केट आज भी उनको बहुत रिस्पेक्टफुली वैल्यू कर रहा है। जैसे अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, आप स्टॉक रिटर्न भी देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, पेटीएम की बात की आपने, क्लियर कट स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है पेटीएम। और सिर्फ पेटीएम ही नहीं, अगर आप देखें न्यू एज के काफ़ी स्टॉक्स, इटर्नल ने काफ़ी शानदार मूव्स दिखाए हैं। ऑफ लेट इन कंपनी ने नंबर्स पे डिलीवर करने शुरू करे हैं ना। पेटीएम खुद पिछले 2 क्वार्टर से अच्छे नंबर डिलीवर कर रही है। इस बार होनासा के नंबर्स शानदार रहे, नायका के नंबर्स काफ़ी शानदार आ रहे हैं, लेंसकार्ट के नंबर्स, मीशो, ये सब। तो क्या आपको लग रहा है आगे जाकर हमारा इंडेक्स चेंज होगा? अगले 10-12 साल में इनमें से कुछ कंपनियां इंडेक्स का हिस्सा बनेंगी? जरूर, ये तो होना ही है अनुज। एक तो आई चुकी है, क्वेश्चन ये है कि कब होगा। राइट, हमारा इंडेक्स आज भी मुझे लगता है कई सारे पुराने ज़माने के कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इंडेक्स का अर्निंग्स हमारा थोड़ा पीछे चल रहा है ग्लोबल और रीजनल मार्केट के मुकाबले। और ये सिर्फ फाइनेंशियल्स की बात नहीं, आपने जो एग्जांपल्स दिए फाइनेंशियल्स के, कंजम्पशन में भी यही है, हेल्थ केयर में भी यही है, टेक्नोलॉजी में भी यही है और इंडस्ट्रियल्स में भी यही है। आप अगर देखेंगे 5 बड़े कोहोर्ट्स में इंडिया के, ये पांचों कोहोर्ट्स में जो पुराने बेलवेदर बहुत ही बड़े लार्ज वेल रिस्पेक्टेड कंपनीज है, इनकी ग्रोथ थोड़ी सी थम गई है पिछले 3-5 सालों में। और हर सेगमेंट में जो ग्रोथ आ रही है वो या तो न्यू एज कंपनी से आ रही है या उसी सेगमेंट में जो निश सेगमेंट को कैटर करते हैं। जैसे कंजम्पशन में आप देखिए स्टेपल्स में कोई ग्रोथ नहीं रहा है पिछले 10 सालों में, लेकिन डिस्क्रिशनरी, चाहे ज्वेलरी हो, चाहे होटल हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, बिल्डिंग मटेरियल हो, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ आई है। फाइनेंशियल्स में भी बैंक्स को हटा के अगर आप देखते हैं तो नॉन बैंक्स, कैपिटल मार्केट, ये सारे सेगमेंट पहले लिस्टेड ही नहीं होते थे। 10 साल पहले इंश्योरेंस लिस्ट हुआ, फिर एएमसीज लिस्ट हुए, ब्रोकर्स आए, वेल्थ मैनेजर्स आए और अभी फिनटेक्स भी लिस्ट होंगे। तो मुझे लगता है हर सेगमेंट में आने वाले 3 या 5 सालों में आपको जो पैसा बनाने का अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मिलेंगे वो काफ़ी डाइवर्स हो जाएंगे। ऑलरेडी हो चुके हैं, बट मुझे लगता है और ज़्यादा होंगे। कोई और थीम जो आपको लग रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस से जिसमें आप पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हैं? ऑब्वियसली आमिर खान आ रहे हैं, वो उनको छोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई थीम जिसको लेकर एक्साइटेड हो? मुझे लगता है आप, जैसे आपने गौतम से भी पूछा और उसको कॉन्फ्रेंस की थीम से भी करे, तो आप पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर को 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए: इमर्जिंग प्रॉफिट पूल, एक्सपेंडिंग प्रॉफिट पूल और रिकवरी प्रॉफिट पूल। मुझे लगता है इस कॉन्फ्रेंस में रिकवरी प्रॉफिट पूल एक नया थीम बनेगा। जैसे जो सेक्टर्स पिछले 2-3-4 साल से डिलीवर नहीं किए और उनमें आपको ग्रोथ रिटर्न करती दिख रही है, जैसे अभी हमारे कंज्यूमर एनालिस्ट ने QSR के ऊपर एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट निकाली और 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद उस सेक्टर में ये क्वार्टर पहली बार एक अच्छा ग्रोथ आया। और आप स्टॉक्स देखें तो दे आर रिस्पॉन्डिंग वेल, चाहे वो बर्गर किंग हो, देवयानी हो, आज जुबिलेंट है, राइट। सिमिलरली आप अगर बैंक्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहले के बैंक्स जो डिस्काउंट में ट्रेड करते थे, जो मिड साइज बैंक्स हैं, वो अब ऊपर आ रहे हैं, चाहे वो फेडरल बैंक्स हो, RBL हो, अब वो प्रीमियम डिमांड करने की परफॉर्मेंस कर रहे हैं वर्सेस द अदर लार्ज बैंक। तो मुझे लगता है रिकवरी प्रॉफिट पूल, वहाँ पर इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को री-रेट करने के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे। इमर्जिंग प्रॉफिट पूल जो आपने कहा, जो न्यू एज है, राइट, मुझे लगता है वहाँ पर समझ केवल बेहतर ही होगी विथ एवरी पासिंग क्वार्टर, एंड उनका कंपोजिशन पोर्टफोलियो में आज भी वो पोर्टफोलियो में टॉप 10 में नहीं आते। आने वाले टाइम में हर टॉप 10 में 2-3 ऐसे स्टॉक होना बहुत जरूरी है। चलिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपको कॉन्फ्रेंस के लिए। गौतम जी, आपसे मंडे को हम दोबारा बात करेंगे ओपनिंग डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसके बाद सेकेंड डे पर रामदेव जी से बात होगी, और फिर उसके बाद अजय मेनन जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से, और इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कंपनियां आ रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे अगले हफ्ते। फॉर नाउ वीरू, बैक टू यू। जय, तो ये थी, अगर आप देखें तो खास बातचीत अनुज की इस वक्त इस खास कॉन्फ्रेंस से पहले। अब एक काम करते हैं, आते हैं बाजार पे एक बार फिर से। बाजार वही छोटी सी रेंज में ट्रैप्ड है, अभी तक कोई, अगर आप देखें, सब्सटेंशियल चेंज नहीं है। जेएम फाइनेंशियल से आशीष चतुर्मोता इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, अर्निंग सीजन का ऑलमोस्ट आज समापन समारोह है ना, और आप अभी भी लैक ऑफ ट्रिगर्स, न्यूज़ फ्लो, इवेंट्स, उसको महसूस कर पा रहे होंगे। इंडेक्स ट्रैप्ड इन रेंज, कर क्या रहे हैं आप इस वक्त?
वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए जो अर्निंग सीजन रहा वो बहुत ही प्रॉमिसिंग रहा। आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय बाद पहली बार लार्ज कैप में आपने देखा जो ग्रोथ आई है अर्निंग की, वो ऑलमोस्ट 19 से 20% की ग्रोथ हमें देखने को नजर आई। और स्मॉल और मिड कैप ने अगेन बहुत ही पॉजिटिवली मार्केट्स को सरप्राइज किया, जहां पर पे स्मॉल कैप अर्निंग ग्रोथ जो रहा वो 30 से 32% की अर्निंग ग्रोथ हमें देखने को नजर आई। वहीं मिड कैप ने भी ऑलमोस्ट 24 से 25% की ग्रोथ दिखाई। तो क्लियरली अर्निंग ट्रैजेक्टरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही, डिस्पाइट जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रही, क्रूड से रिलेटेड और रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक मार्जिन में भी काफी कंप्रेशन या प्रेशर देखने को नजर आया। उसके बावजूद भी प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स पे अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नजर आई और एक क्लियरली दिखा रहा है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो काफी स्ट्रांग यहाँ से रीरेट होती हुई नजर आ रही है। और जो पिछले एक साल से हम बात कर रहे थे कि जीएसटी और इनकम टैक्स के रिलीफ का बेनिफिट बाजार को मिलना शुरू होगा, उसके भी रिफ्लेक्शन आपको इस क्वार्टरली अपडेट्स में आना शुरू हुए, जहां पे ऑटो एंसिलरीज जैसी जो और कंज्यूमर सेक्टर में भी, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको सुन रहा था, जहां पर पे देवयानी की बर्गर किंग या इवन न्यू एज कंपनीज के जो नंबर्स आए वो बहुत इंकरेजिंग रहे। तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा डबल इंजन हमें ग्रोथ देखने को नजर आ रही है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग तो काफी अच्छा कर ही रहा है, पर बहुत लंबे समय बाद कंजम्पशन साइड ऑफ द इकोनॉमी हैज आल्सो स्टार्टेड शोइंग अच्छे साइंस, और ये हमें लगता है कि हमारे मार्केट्स के लिए काफी पॉजिटिव साइन बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके आशीष, गुड मॉर्निंग। जुबिलेंट फूडवर्क पर क्या व्यू होगा? कल नंबर्स आए, मतलब स्टॉक में अच्छा रिएक्शन आया, आज भी ऊपर है, अब आपका क्या व्यू होगा? तो देखिए अनुज, यहाँ पर हम बहुत सेलेक्टिव रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन द क्यूएसआर सेगमेंट वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, और इसका इम्पैक्ट आपने पिछले कई क्वार्टर्स में चाहे बर्गर किंग, देवयानी, जुबिलेंट फूड जैसी कंपनीज के नंबर्स में देखा होगा। तो ये क्वार्टर डेफिनेटली काफी अच्छे नंबर्स हैं और इसके चलते ये स्टॉक्स अच्छे रीरेट भी होंगे। बट स्ट्रक्चरली हमें लगता है अगर से कंजम्पशन को ही प्ले करना है तो हम प्रेफर करेंगे न्यू एज सेगमेंट को, जहां पर पे जो सेक्टर की टेलविंड है वो काफी बड़ी है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं क्विक कॉमर्स की अगर से हम बात करें तो $5 बिलियन की अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट $55-60 बिलियन तक का मार्केट आने वाले 5 से 6 सालों में होता हुआ नजर आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि 11 से 12 टाइम्स जब एक सेगमेंट ग्रो होने वाला है तो उसके अंदर जो कंपनीज है उनकी ग्रोथ काफी शार्प रहेगी, और उसके चलते हमें लगता है इटर्नल, स्विगी, मीशो, होनासा जैसी जो कंपनीज है वो काफी बड़ा बेनिफिट दिखा सकती है। और एट द सेम टाइम फिनटेक की भी मैं बात यही करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एमडीआर के रूल्स है वो भी और क्योंकि राइजिंग कंजम्पशन, राइजिंग आपके डिजिटल स्पेंडिंग, इसका क्लियर बेनिफिट पेटीएम जैसी कंपनी को देखने को नजर आएगा। तो हमारा फोकस ज्यादा इस सेगमेंट पे एज कंपेयर टू क्यूएसआर कंपनीज। ओके, चलिए आशीष, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। जुबिलेंट की बात की हमने, आज का हीरो ऑफ द डे है। ब्रोकरेज की रिपोर्ट के बाद अच्छा मूव आया है, हालांकि ऑफ हाइज हुआ है लेकिन अभी भी एफ&ओ का टॉप गेनर है। नूपुर से जानते हैं कि क्यों आई तेजी। नूपुर बताएं। बिल्कुल, ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अर्निंग एस्टिमेट्स जो है वो बढ़कर आते हुए नजर आए, लेकिन कल नंबर्स आए थे, नंबर्स में कुछ चीज़ें आउटस्टैंडिंग थी। डोमिनोज का जो बेस था लाइक फॉर लाइक ग्रोथ का पिछले क्वार्टर में वो काफ़ी हाई था, उसके बावजूद यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। मैनेजमेंट का कहना है कि Q2 FY27 में जो है वहाँ पे जो ग्रोथ होगी सिक्वेंशियल बेसिस पे वो ज़्यादा इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है। मीडियम टर्म लाइक फॉर लाइक जो गाइडेंस है उसे बरकरार रखा है कंपनी ने 5 to 7% के आसपास। इस क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 1.4% की प्राइस हाइक ली है, और आगे चल के जो इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है उसकी वजह से और भी ज़्यादा प्राइस हाइक कंपनी लेती हुई नजर आएगी। मैनेजमेंट ने एक और चीज़ हाईलाइट की है कि पहले 200 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट जो है वो रॉ मटेरियल के इन्फ्लेशन की वजह से नजर आ रहा था मार्जिन पर, वो अब सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट का रह गया है, जो कि एक पॉजिटिव यहाँ पे मार्जिन के तौर पर देखने को मिला है। सीएलएसए की बात करें तो आउट परफॉर्मेंस की कॉल है, टारगेट प्राइस 554 रुपीज़ का आपको नजर आएगा। एचएसबीसी की होल्ड की कॉल है, 500 रुपये का लक्ष्य है, और जेफरीज यहाँ पे बाई की रेटिंग है, 650 रुपये का टारगेट यहाँ पर देते हुए दिखे। हालांकि सीएलएसए की तरफ से अर्निंग एस्टिमेट्स जो है बढ़ाए गए। उनका कहना है कि स्टैंड अलोन सेल्स जो है वो ग्रोथ यहाँ 92% रही है। डोमिनोज की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ देखें इंडिया के तो 25% है। पोपेज में ग्रोथ काफ़ी मेंटेन रखी है, और स्टोर एडिशन जो है FY27 में और भी ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। ग्रॉस मार्जिन जो है वो एस्टिमेट से बेहतर यहाँ पे आते हुए दिखे।
प्राइस हाइक की वजह से एक बेनिफिट कंपनी को मिला है, इसीलिए FY 27 से 29 के जो अर्निंग्स एस्टिमेट है वहाँ पे 12 से 14% तक की बढ़त यहाँ पे CLSA ने की है। HSBC की बात करें तो होल्ड की रेटिंग है, हालांकि उनका कहना है कि लाइक फॉर लाइक ग्रोथ Q2 में करीबन 5% के आसपास रह सकती है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि ये ग्रोथ जो है 5 से 7% के आसपास रह सकती है। Q1 से बेहतर ग्रोथ जो है Q2 में देखने को मिलेगी। जेफरीज की बात करें तो Q1 अर्निंग्स एस्टिमेट के मुताबिक आते हुए दिखा है, लाइक फॉर लाइक ग्रोथ 25% रही है। हालांकि मार्जिन थोड़े कमजोर है रॉ मटेरियल प्राइस की वजह से, लेकिन कंपनी ने जो प्राइस हाइक लिया है उससे थोड़ा ऑफसेट यहाँ पर देखने को मिला और आगे चल के कंपनी और भी प्राइस हाइक लेती हुई दिखेगी। एबिटा मार्जिन डिक्लाइन जो है वो काफ़ी लिमिटेड रहा है प्राइस हाइक की वजह से, और इंटरनल्स जो है वो सुधरते हुए दिखे कंपनी के, और आगे चल के और भी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शुक्रिया नूपुर। तो ये क्लियरली आज का वन ऑफ द हीरोज ऑफ द डे। मार्केट जैसे कहते हैं ना, एकदम जीने नहीं दूंगा, वो फिल्म थी ना पीरू, और उसका रिमाइंडर 1984। हाँ, जीने नहीं दूंगा। बिल्कुल। चलिए खैर, इस शो का समय खत्म हो गया है। अब श्रेया वापस आ गई हैं और ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए, तो थोड़ी देर में आपके क्वेरीज के जवाब ट्रेडर्स हॉटलाइन के